ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। सईद नकवी साहब से बात करने में हमें दुनिया की सियासत काफी आसान लफ्जों में समझ आती है, जिसे आप लोग भी काफी पसंद करते हैं। बहुत लोगों के पैगामात आते हैं, मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि हम पूरे हफ्ते यानी इंतजार करते हैं नकवी साहब की बात सुनने के लिए, समझने के लिए दुनिया को वो किस नजर से देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। आज जो हमें समझना है वो ये कि जिस तरह से कम से कम 2-3 हफ्ते तो खास तौर पर धमकियों के रहे अमेरिका की तरफ से, ईरान को मारेंगे, खत्म कर देंगे, सफे हस्ती से मिटा देंगे, और फिर बात शुरू हुई। और बात शुरू भी जिस तरह से हुई वो बड़े ड्रामाई तरीके से हुई। उसे हम सब समझेंगे कि आखिर क्या कुछ है कि 90 मिनट में ही वो डेलीगेशन उठ करके चला गया और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है। ट्रंप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी हुई, पॉजिटिव हुई, दूसरी तरफ वो ईरान से सामान इंपोर्ट करने वाले मुल्कों पर टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन करते हैं। तो आखिर ये दुनिया क्या कुछ है, कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब समझेंगे। और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान से इस्लामाबाद के नजदीक से 31 लोग मारे गए हैं। एक इमाम बारगाह मस्जिद पर हमला हुआ है, वो भी हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्यों, क्या कुछ है। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाले आपका बाकायदा इंतजार करते हैं, समझना चाहते हैं आपसे बहुत क्या बहुत कुछ है, शुक्रिया। क्या कुछ है। ये जो ओमान में मुलाकात हुई, कैसी रही, कैसा लगा आपको और आगे क्या उम्मीद है। एक तो ये मुलाकात हुई, हम्म, नंबर एक, यही एक एडवांस है। हम्म, और दूसरे, ये मुलाकात उस जगह हुई जहां की तेहरान चाहता था कि ये मुज़ाकरात हों, वो ओमान था। ये एक एडवांस हुआ। दूसरा ये कि तुर्की चाह रहे थे, वेस्ट चाह रहा था कि ये तुर्की में इस्तांबुल में या अंकारा में कहीं हो, उससे मैं इन्होंने बचाया। और उन्होंने तो गोया जो 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 फोरम है जहां और फोरम का तरीका भी वही तरीक़ाकार, वही जो अफगान डायलॉग से शुरू हुआ था कि एक कमरे में एक सफीर बैठेगा, दूसरे पे दूसरे। इसमें एक एक तस्वीर जो बिल्कुल दुनिया पे छा गई, वो थी ट्रंप साहब ने जब जेलेंस्की को अपने ओवल ऑफिस में बिठा के और वो झाड़ा। यानी तकरीबन उन्होंने उन्हें बेत से नहीं मारा, बाकी हर जो जो कि बच्चों के साथ स्कूल में, मदरसों में किया जाता है, वो उन्होंने उनके साथ किया। और ये कहा कि साहब बस अब इनको आपके पास कुछ है नहीं, आप खत्म हो जाएंगे और ये वो। तो ये दुनिया ने देखा कि साहब ये ओवल ऑफिस में इसके साथ बैठ के, इसके लोगों के साथ बैठ कैमरा बुला लेता है और वो नाटक कर देता है। तब ईरान मोहतात रहा। उसने कहा भाई देखो, हम मिल के बात नहीं करेंगे, बात आगे बढ़ जाएगी तो जाहिर है हम लोग गले भी मिलेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे हम रफ्तार जो है वो धीमी रखें। तो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। उधर से विटकॉफ साहब, अच्छा विटकॉफ और ये कुशनर, ये एक जोड़ी अजीब बनी है साहब। यानी जिसका कि दुनिया में कोई मिसाल है। यानी ये कि या तो आपको एक दूसरे पे यकीन नहीं है। एक जमाने में अगर आप किसी चाइनीज डिप्लोमेट को घर बुलाए एक को, तो हमेशा दो आते थे। हमने अगर हम वहां बीजिंग में गए और वहां किसी से कहा कि भाई हम तुम्हारे घर चलना चाहते, तो उसके घर के बजाय वो दो आएंगे हमेशा। तो वैसे ही कुछ ये है कि एक दूसरे के ऊपर हमारे श्री रामनाथ गोयनका जो कि हमारे पब्लिशर थे,
बहुत बड़े आदमी थे। हमने कहा कि रामनाथ जी आप मोटर खुद क्यों चलाते हैं? तो कह लगे देखो वो जो ड्राइवर है ही गेट्स टू नो टू मच। वो ड्राइवर जो है उसको बहुत ज्यादा बातें पता चल जाती हैं। तो लिहाजा एक के ऊपर एक रखना ये एतबार है या शक है? यानी ये दोनों, ये देखो, शक विटकॉफ पे शक है, लिहाजा जो है कुशनर का जाना जरूरी है, और कुशनर पे यकीन नहीं है, उसकी एबिलिटी पे यकीन नहीं है, लिहाजा स्टीव विटकॉफ का होना जरूरी है। ये अजीब है, ये एनालिसिस के काबिल है ये जोड़ी जो बनाई गई है, जो कि खास करके उन इलाकों में जहां इसराइल की दिलचस्पी है, दूसरे जहां पे की इक्तिसादी यानी पैसा बनाने का जो खेल है वो मिडल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज में जो सुना गया है कि दोनों ने, विटकॉफ ने और कुछ ना, बड़ी बड़ी डील्स स्ट्राइक हो चुकी है ऑलरेडी। कितनी, ये भाई कयास की बातें हैं, ये मुझे डिटेल इनके नहीं मालूम। बहरहाल ये की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छे मुज़ाकरात सुनाए हुए हैं। अब ये कि अगली बात कब होगी? अब जाहिर है कि दोनों के एजेंडे अलग अलग हैं। वो अमेरिका वाले ये चाह रहे हैं कि इसमें मिसाइल्स भी आ जाएं, क्योंकि उनके पास ऐसी धुआंधार मिसाइल्स आ गई हैं ईरानियों के पास, कि ये डरे हुए हैं कि भाई वो भी न्यूक्लियर इशू के साथ मिसाइल, और दूसरे जो आपके तंजीमें हैं जो आराम जो से आराम चारों से। तरफ, जी, हाँ, और तीसरी जो तंजीमें हैं आपकी, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे अजबल शादी हो, चाहे हुटीज हो, इन सबको आपको कंट्रोल करना है। यानी आपने उनको हाथ में वो दे दी है चाबुक कि आप अब अपने इन लोगों को कंट्रोल कीजिए। अब जाहिर है तो उस पे वो कहेंगे साहब हम नहीं। तो ये गोया पहले शुरू शुरू में ये अड़चनें आएंगी, जब इससे पहले कि वो किसी मंजिले मकसूद पे पहुंचे। तो अभी ये है, देखिए, है ये कि दो चीजें बैक वक्त चल रही हैं। ये मैं कई दफा आपके सामीन को बता चुका हूं। वो ये है कि एक चीज होती है नैरेटिव, और एक होती है फैक्ट ऑन द ग्राउंड। नैरेटिव जो है वो जो जो स्पिन दिया जाता है, जो फैक्ट्स दुनिया के सामने लाए जाते हैं, वो कंट्रोल कर रहा है अभी तक वेस्ट। और क्यों कंट्रोल कर रहा है मैं आपको बताता हूं। और जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो किसी तरह से हम आप कहीं अपने जराए से टेलीफोन करके दोस्तों को, दूसरे यूट्यूब चैनल्स को एनालाइज करके, और पॉडकास्ट दुनिया भर के हैं, यानी 50 जगह जाके हम सच ढूंढने की, हम और आप, हमारा काम यही है कि भाई उसकी कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये हो क्या रहा है, ये जरा सा हमें, आप और हमारे सामने ये समझ लें। हो ये रहा है कि जो एक सोल सुपर पावर मूवमेंट आया था सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद, उस वक्त ये दिमागों में आ गया था, जैसे कि एक साहब थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिख दी एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी अब तारीख खत्म हो गई, अब नए नए सफे निकालो, अब बिल्कुल जो चाहो उस पे लिखो, अब ये दुनिया हमारी है, ये लिबरल कैपिटलिज्म जो है वो अब हम चलाएंगे, इसी से दुनिया का निजाम चलेगा। ये उन्होंने तय कर लिया। उसे कहते हैं सोल सुपर पावर मूवमेंट। अब आप गौर फरमाएं, ये इसको समझना है इस बात को। वो ये कि सोल सुपर पावर मूवमेंट जो कि सोवियत यूनियन के गिरने से और 2008 तक तकरीबन रहा, 2008 तक रहा। 2008 क्यों? क्योंकि तब बहुत बड़ा बैंक उनका गिर गया, और वो जवाल की गोया एक माइलस्टोन हो गया, वो लेमन ब्रदर। तो ये उससे पहले डिसीजन जो हुए कि हम दुनिया को यूं बनाएंगे, उसमें हम ये करेंगे। क्या करेंगे?
एक तो मीडिया का मर्डोकाइजेशन हो जाएगा, यानी रूपर्ट मर्डॉक जो है वो टैबलॉइड जर्नलिज्म से दुनिया को कवर कर लेंगे, यानी सारे आले इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के उन्होंने तैयार कर लिए और वो ग्लोबल वर्ल्ड न्यूज CNN ने इनॉग्रेट किया बगदाद में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बीच। ये चीजें याद रखने वाली हैं, जी जी बिल्कुल। तो पता चलता है। तो अब नैरेटिव, यानी जो नैरेटिव बना रहा है वो कौन? वो तो मर्डोकाइजेशन बना रहा है। ये डिसीजन कब लिया गया है? ये डिसीजन लिया गया है जबकि सोवियत यूनियन गिरा था, जबकि सोल सुपर पावर मूवमेंट था। अब ये उसका इस्तेमाल कब हो रहा है? जबकि हेजेमनी जा रही है, जा चुकी है। अब ये आप देख रहे हैं कि मिसमैच जो है कि डिसीजन तब लिया गया, इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है। तो एक सिचुएशन ऑन द ग्राउंड के साथ उसका मिसमैच है। वो अब वो क्या है मिसमैच? मसलन कि आपको ये एकदम से बातें कैसे, इतने बड़े जहाज आ गए थे, लिंकन भी आ गया था और तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए थे, और ये हुआ कि मतलब कल इनका गला दबा देंगे। तो और नैरेटिव यही चल रहा था। उसमें इतनी जोरों से वो चला कि हम ये सवाल करना भूल गए कि भाई एक चीज है, उसका नाम है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है, वहां दुनिया के सारे जहाज, वो इतनी चौड़ी है और वो जाके मिलती है गल्फ ऑफ ओमान से, और गल्फ ऑफ ओमान जो है वो ओमान के ऊपर है, तो ये वही मुल्क है जहाँ के अभी गुफ्तगू हो रही है। तो ये भूल गए कि ये भी एक इलाका है। अब हमें और आपको किसी को इन्होंने बताया नहीं कि 6 दिन पहले से, कोई 7 दिन पहले बल्कि, ये हुआ कि चीन, रूस और ईरान, इनके नेवल एक्सरसाइजेज हुई गल्फ ऑफ ओमान में और इसके दहाने पर, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के दहाने पर। अब ये पहली दफा लोगों ने कहा, यानी 3 मुल्क आ गए एक साथ, भाई ये तो खतरनाक है। लेकिन क्या ये पहली दफा हुआ है? नहीं, क्योंकि नैरेटिव का सलीका अभी इनके पास नहीं है, और दूसरे इनके नैरेटिव का सलीका है खामोशी। चीन जो है वो खामोशी इख्तियार करता है। अभी क्या हुआ जनवरी में, अगर आपको याद हो, तो ट्रंप साहब ने ये शुरू कर दिया था कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है। याद है आपको? व्हाइट्स पे जेनोसाइड हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने स्पेशल वीजे निकाले कि साहब वहां से गोरे अगर आना चाहें, बाकी तो सब हम डिपोर्टेशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका उनको हम बुलाएंगे। अच्छा था। तो सिरिल रामाफोसा जो प्रेसिडेंट है वहां के, तो मैंडेला के बिल्कुल ट्रेंड आदमी, पर्सनली हमने खुद देखा है, मिला हूं इनसे। उन्होंने क्या किया? अब ये भी देखिए, नैरेटिव से ये मिसिंग है क्या? साउथ अफ्रीका, ईरान, चाइना, रशिया, इनकी नेवल एक्सरसाइजेज हुई वहां पे। तो ये वही ग्रुप जिसने साउथ अफ्रीका में जाके एक्सरसाइजेज की, उसी ने यहाँ, जब आप तमाम तोपें ले आए तो उन तोपों का तो तस्करा हो गया, लेकिन ये जो इधर हुई एक्सरसाइजेज, उनका कोई तस्करा नहीं। लिहाजा एकदम से जब मुलाकात तय हो गई यहाँ पे, तब अब मालूम पड़ रहा है कि देखिए प्रेशर इधर से भी है। अब इसके मानी कई है। इसके मानी ये है कि अभी तक तो ब्रिक्स एक इकोनॉमिक फोरम था, अभी तक तो ब्रिक्स एक इकोनॉमिक फोरम था, लेकिन अगर ब्रिक्स के ममालिक मिल के ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें, और जॉइंट एयर एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें, और जॉइंट आर्मी एक्सरसाइजेस करना शुरू जो होगी, तो क्या एक एवोल्यूशन ब्रिक्स के स्ट्रेटेजिक रोल का भी पैदा हो रहा है?
ये है आगे की बात। इस पे गौर करना। नकवी साहब, मैं जरा आपको यहाँ रोक करके जो ये समझना चाहता हूँ, आपने जो बताया कि ये मिसमैच है, जब वो सोल सुपर पावर थे तब प्लानिंग की थी, जब टांगे टूट चुकी हैं तब उस पर अमल करना चाह रहे हैं। तकरीबन अगर 4 पिलर माने जाएं एक किसी चीज को टिकाने के लिए, उसमें से कुछ पिलर गायब हो चुके और वो जो ऊपर बैठा हुआ है ये समझ रहा है कि ये भी मजबूत हो। तो इस तरीके से ये मिसमैच में कहानी बदल रही है। अब कल ओमान में जो बात हुई उसकी कुछ तफसीलात जो हमने देखी हैं, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसमें मैसेजिंग, जो कल जो बात हुई, सुबह सवेरे पहुंच गए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, सुबह सवेरे पहुंच गए, उन्होंने मुलाकात की ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से, और खबरें ये कह रही हैं, इशारे ये कह रहे हैं खबरों के, अमेरिकी डेलीगेशन के आने से पहले वो वहां से निकल गए। वो जो वेन्यू है वो उन्होंने छोड़ दिया। बाद में आता है अमेरिकी डेलीगेशन, जो तकरीबन 90 मिनट की बातचीत होती है। जाहिर है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से उनसे कहा है उन्हें बताना था, और उसके बाद वो गाड़ी निकल जाती है। एसोसिएटेड प्रेस खबर दे देता है कि साहब पता नहीं कुछ गड़बड़ है, काफिला जाता हुआ नजर आया है। फिर शाम तक मैं फॉलो करता रहा, देखता रहा, ईरान की प्रेस में कोई नेगेटिव खबर नहीं आई। उधर से ये शक व शुबात आने लगे कि शायद बातचीत टूटने लगी क्या। लेकिन शाम होते होते फिर खबर आ गई कि बातचीत आगे बढ़ेगी, अच्छी बातचीत हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि शुरुआत अच्छी है। अभी चूंकि मिसट्रस्ट बहुत है, हमने बहुत जंग देखी है बीच में, तो जाहिर है अभी थोड़ा सा चीजें समझने में टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने वहीं से ईरान टेलीविजन को फारसी में जो उन्होंने बताया वो मैंने खुद सुना, तो वो एक पॉजिटिव नोट उन्होंने भी दिया और ट्रंप ने भी। इस सब के मानी क्या है? ईरान आगे कहां तक लेके जाएगा इनको? ये तो अभी पहली गुफ्तगू शुरू हुई है। हाँ। अभी इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हम गलतियां करेंगे। अभी हम देखते जाएं, क्योंकि बहुत सी डिमांड्स हैं वेस्ट की जो कि ईरान पूरी नहीं कर सकता, और बहुत सी डिमांड्स हैं ईरान की जो कि वेस्ट अभी इस वक्त पूरी ना करेगा। ये जितनी वो जो पतंग में आजकल सुना मैंने, बड़ी अच्छी खबर आई, बहुत बुरी खबर आई पाकिस्तान से, वो जो 31 लोग हलाक हो गए। वो एक शिया मस्जिद के ऊपर सुसाइड बॉम्बर ने जाके अपने आप को ब्लो अप कर दिया, तो सख्त अफसोस हुआ। और इधर लाहौर में बसंत की पतंगबाजी की तस्वीरें देखी, तो पतंगबाजी में एक होता है ढील का पेच, यानी अगर 2 डॉग फाइट्स में हैं पतंगे, तो एक तो खींच के आपने अपने मांझे से उसके मांझे को काट दिया, और दूसरा होता ढील, कि आप ढील देते चले जा रहे हैं तो उससे अगली पतंग कट जाती है। तो ये अभी ढील वाला खेल दोनों तरफ से होगा, यानी ब्लाइंड अभी खेलेंगे। ये लंबा जाएगा, अगर इसमें से कुछ निकलना है तो ये लंबा जाएगा। इसमें परेशानी जो है वो है जनाब नेतान्याहू साहब की। यहाँ फिर नैरेटिव आ गया। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये आपको बताया गया है कि हिजबुल्लाह टूट गया है, हमास जो है वो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, और इनमें से अगर खत्म कर दिया है भैया, तो पहला तुम्हारा काम, तुम ये कह रहे हो कि जब वहां से और फोर्सेस आके बैठेंगी तो उनका सबसे पहला काम ये होगा कि हमास से हथियार लें। अरे तुम तो अभी कह रहे हो कि हमास को खत्म कर दिया। तो अभी जो है ये नैरेटिव और फैक्ट्स, इनको शिफ्ट करना, ग्रेन और शेफ, दाना कितना है और भूसा कितना है, ये पता चलाना, ये हमारा और आपका काम है। तो अभी जब एक तो मैंने बता दिया यही कि रूपर्ट मर्डॉक का मीडिया, और दूसरा था और क्या है, जो 7 ममालिक की लिस्ट दी जिसमें कि नेतान्याहू साहब का नाम आता है कि यहाँ पे रिजीम चेंज हमें चाहिए। वो कब? जैसे ही सोवियत यूनियन गिरा और जैसे ही ये 9/11 हुआ, तो वहीं फौरन पहुंच गए पेंटागन में, एक फेरिस्त दे दी गई। फेरिस्त में
इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, सूडान, सोमालिया और आखिर में द चेरी ऑन द केक गोया वो ईरान। और ईरान ये कि इन सबको खत्म करना ये तय हुआ था तब, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अब। देखिए फिर वही, ये सब उन दिनों का फतूर है जबकि सोल सुपर पावर थी। अब वो जमाना आ गया है कि इस वक्त ट्रंप साहब के रिश्ते यूरोप से अलग हो गए हैं। अब वो कुछ अलग एक नई चीज बनाना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि यूरोप को अभी उन्होंने काट दिया है। वो ये चाह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें कि हम मोर इक्वल देन अदर्स हों। इस बात को समझिए, वो ये नहीं है कि हम अभी तक तो ग्लोबल ऑर्डर जो था उसमें अमेरिका और वेस्ट गिर रहा था। इन्होंने वेस्ट को काटा, इसको हटाइए और एक ग्लोबल ऑर्डर ट्रिम करके बनाया जाए जिसमें कि हम वी विल बी मोर इक्वल देन अदर्स, यानी हम चाइना, रूस, और उसमें हम सबसे ऊपर, क्योंकि हमारी ये मानने की बात है कि भाई मिलिटरीली सबसे बड़े आप, इकोनॉमिकली सबसे बड़े आप, तो इन तीनों में हम सबसे बड़े। और हम जब अब हम डिक्टेट करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर, फिर बाद में कहा जाएगा, देखा जाएगा। ये साहब नकवी साहब जो आपने मिसाल दी कि यूरोप को काट दिया, मुझे मिसाल ध्यान में आ रही थी जैसे डॉक्टर जिस्म के किसी एक हिस्से को ये डिक्लेयर कर दे कि साहब इसमें इन्फेक्शन इतना हो गया कि इसे अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। लोगों के पैर कटते हैं, क्या क्या होता है। तो क्या यूरोप एक तो ये कि इतना कमजोर हो गया था या एक बोझ था उसके ऊपर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर मैं मुख्तसर जवाब चाहूंगा। लेकिन उसके अलावा मेरे जहन में एक और सवाल आया है जिसके बारे में मैं आपसे आज जरूर बात करूंगा। मर्डोकाइजेशन का फर्क, असर भारत के मीडिया पे क्या क्या। मैं समझता हूं ये भी बात हो जाए तो आज बेपनाह, हाँ, मैं बेपनाह उस पे बात इतना असर पड़ा है यहाँ पे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जो कि यहाँ हमने अडॉप्ट कर ली। एक इन्फेक्शन चला और हमने साहब उसको हुक लाइन और सिंकर उसको ले लिया। ये सब चीजें एक वक्त हुई हैं। सोवियत यूनियन गिरा है और हमारे यहाँ सोने की देखा गया कि बिल्कुल खजाने में सोना गायब है। और यहाँ जनाब इन्वेंट किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज फाइनेंस मिनिस्टर। ये पीवी नरसिम्हा राव का खेल था, उन्होंने इनको। और जनाब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब आई, ये उस जमाने में मसलन 1992 दिसंबर 6 जबकि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस वक्त आपके पास कोई टेलीविजन चैनल नहीं था जो कि उस वाकये को कवर करे सिवाय दूरदर्शन के। कोई टेलीविजन, लोग इमेजिन करते हैं कि हम मल्टीपल चैनल वाला मुल्क रहे, नहीं, उस वक्त नहीं था। ये जब इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और एडवर्टाइजमेंट स्पेस ढूंढने लगा जगहों पे कि भाई हमें अब एडवर्टाइजिंग स्पेस चाहिए उस इकोनॉमी को, तब ये चैनल्स धीरे धीरे खुले और एक दो करके अब तो सैकड़ों हजारों की तादाद में है। ये मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल शुरू में मुझे याद है, आपको तो बहुत ज्यादा तफसीलात मालूम होंगी, जब टाइम्स नाउ टेलीविजन चैनल शुरू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट मर्डोक का आया, वो टाइम मुझे याद है। उसके अलावा किन किन अखबारों में, किन किन चैनलों में, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसके रास्ते से एडिटोरियल को कंट्रोल किया गया, वो क्या क्या हुआ, कहां कहां, कौन बड़े बड़े कुछ हाउस है या सब जगह उनका पैसा आ गया, क्या हुआ है? यही हुआ कि एनडीटीवी को पैसा कहीं से आया, किसी को पैसा, कोई बीबीसी से किसी का रिश्ता हो गया, किसी का रिश्ता। ये CNN IBN का क्या मतलब है? एक हिंदुस्तानी चैनल है, वो CNN है। क्यों भाई? CNN से उसका रिश्ता है, जाहिर है। तो ये जो
वो इनके जरिए, और इन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ का गोया मीडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो साहूकार के हाथ में आ गया, साहूकार के हाथ में चैनल, और साहूकार गया, बिजनेसमैन गया पॉलिटिशियन के पास, उसने कहा भाई देखो ये हमारे पास चैनल है, हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, लेकिन तुम हमारे लिए फिर ये करना। तो फिर वो एक डील हो गई, इसका नाम है अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म। यानी हम मीडिया पे तुम्हारी तारीफें होंगी और मीडिया के प्रोग्राम इस तरह से बनेंगे कि तुम्हारे लिए वो मुफीद हो और तुम हमारे लिए ये करते रहना। ये यही है अडानी और यही है अंबानी। यानी हर एक का कितना हाथ, कितना अखराजात, कितने इन्वेस्टमेंट टीवी में है। अडानी साहब का कितना है एनडीटीवी में, अभी तो लिया है, तो खुलेआम है, अडानी का नाम आता है। तो ये है, मुझे याद है सर, मुझे याद है 1990 के आसपास का ही वाकया है। भारत में विजिट पर आए हुए थे सीएनएन के फाउंडर एडिटर टेड टर्नर, और वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर आए हुए थे। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी ने अमेरिकन सेंटर में एक 3 दिन का वर्कशॉप रखा था जर्नलिस्ट का। उनका तरीका होता है कैच देम यंग, नौजवान जर्नलिस्ट को वो बुलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, यानी उनके जहन बदलने की कोशिश करेंगे। उसमें मेरा भी नाम हमारे किसी चाहने वाले ने रख दिया, और उसमें ये रिपब्लिक टीवी वाला ये भी था, क्या नाम इसका, ये जो रिपब्लिक टीवी का एडिटर है, जी, बंगाली, क्या नाम है इसका, जी, गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी। तो ये भी थे। मिसाल के तौर पर वो ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्नलिज्म में तो बस ये देखना चाहिए और कोई रिलीजियस कोई नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें। थोड़ा सा जहन, मैंने उनसे एक सवाल कर लिया, आखिरी दिन सवाल जवाब का मौका था। मैंने कहा भाई हम तो भारत में बैठे हुए लोग सीएनएन को जब देखा, जब आपने बगदाद पर कारपेट बॉम्बिंग दिखाई, और एंटीना भारत में तभी आया। लेकिन एक बात बता दीजिए कि जब इस जंग के बाद में पाबंदियां लगी यूनाइटेड नेशन की, उसका इंपैक्ट क्या आपने कुछ कवर किया, वहां के लोगों की मुसीबत? तो वो खेल गया, कहता जा रहे थे वहां तो पेन भी पेंसिल भी ले जाना मुश्किल था, ये था। और ये अर्णव गोस्वामी उनकी ऐसे चापलूसी कर रहा था उन दोनों की, वो मैं महसूस कर रहा था कि बाकायदा ये तैयार हो रहा है, और आज देखिए उसका फल हमारे सामने नजर आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप मीडिया के बारे में बहुत सी बातें कहते रहे हैं। आपने मनमोहन सिंह को भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर को, कि एक यहाँ पर अलग से चैनल होना चाहिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स को भारत की नजरों से देखे। किया था अपने ही ऑफिस में, पब्लिकली तमाम लोगों के सामने अनाउंस किया था। जी, अनाउंस किया था, सब लोग थे। हाँ। लेकिन उसको क्यों नहीं शुरू हो सका? क्या कुछ आपको बाद में क्या हुआ? बहुत सी वजह थी, और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी। और ब्यूरोक्रेसी में वो लोग हैं जो अमेरिका पढ़ के आते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो अमेरिका में बच्चे पढ़ाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में हैं और वो उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 2003 जंग जो शुरू की, जिसमें मैं भी आपके साथ था, आपके प्रोग्राम में, वर्ल्ड व्यू इंडिया में, वो इतना बेहतरीन चला था। सारे टेलीविजन चैनलों का टीआरपी एक तरफ और दूरदर्शन के उस प्रोग्राम का टीआरपी गैर मामूली था, वो भी बंद हुआ। उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए, लोगों को शायद याद आ जाएगा। भाई उसका मैं क्या बताऊं, उसमें यह था कि उन दिनों में चल रहा था ये याकूब कुरैशी साहब थे डायरेक्टर जनरल, और सुषमा स्वराज जब मिनिस्टर थी, उन्होंने इसको इनकरेज किया, इस आइडिया को। लेकिन उसके बीच में वहां रद्द-बदल हो गया, और ये आ गए दूसरे, नाम लीजिए, बिहार के वकील साहब, जो जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद नाम है ना? प्रसाद, जी, जयशंकर वो आ गए।
हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा साहब वो ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है कि अब मेजर एक्शन इज सस्पेंडेड बिकॉज वी हैव अचीव्ड। उस टाइम बुश था, जॉर्ज बुश। जी 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 जी। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, जी जी, जॉर्ज अमेरिका के बुश तो प्रेसिडेंट। करते थे। हाँ, हाँ, जी हाँ, हाँ, जाहिर थे। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे, हाँ, उन्होंने वो प्रोग्राम जो कि इतना सक्सेसफुल जा रहा था हाँ, उसको सस्पेंड कर दिया, जी, क्योंकि जॉर्ज बुश ने ये कह दिया कि अब जंग खत्म हो गई है। आपको हाँ, याद हो उसने कहा था कि अब मेजर एक्शन इज ओवर, और हम्म, झगड़ा पूरा इराक के अंदर उसके बाद शुरू हुआ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और तो बहुत ये ही, है जी, बहुत ही दिलचस्प अभी। वाकया था, बहुत ही दिलचस्प वाकया था, जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र और किया है और दूसरे ये आपको भी कि मैंने बताया था आप, कि अगर आपको याद हो भारत के अभी तक, एम्बेसडर हाँ भारत के एम्बेसडर त्यागी साहब थे उस वक्त। जी मैं जी इंडियन जी जी एम्बेसी जी, में उनसे मिलने के लिए गया। तो हाँ अफसोस की बात थी कि हमारी एम्बेसी के लोगों को, वहां के इंपॉर्टेंट लोगों के फोन नंबर भी मौजूद नहीं थे। मैंने उनको कुछ शेयर किए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका बिल्कुल दूध और मक्खन लेकर के आया इराक में और सब कुछ इनका भला चाहता है। मैंने जब बताया कि वहां के लोगों, तो वो कहते हैं मिस्टर काजमी यू आर टॉकिंग लाइक ईरानियन और इराकी। मैंने कहा मैं पब्लिक में रहता हूं, जबान जानता हूं। तो ये एक मुश्किल बहरहाल है कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी या डिप्लोमेट्स, उन पर असर ज्यादा वहां का रहता सब है। नहीं, हाँ, सब नहीं, हाँ, सब नहीं, लेकिन जी, काफी। हाँ, हाँ, जी। काफी हद अब तक असर रहता है। ये, बल्कि ये हो गया था कि अमान में हम्म, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के टेरेस के ऊपर पूरा ले लिया था लीज डुसेट और बीबीसी वालों ने हम्म, सब। और एक 3 स्टार होटल में त्यागी साहब रख दिए गए थे, और हम्म, वहां उनका काम यह था कि वो टेलीविजन पे ये देखते रहे कि इराक में क्या हो रहा है। हम्म, और उसके बाद जैसे ही इराक में अमरीकी सरकार आवे और वो गोया बरसरे इख्तिदार हों और प्रेसिडेंट अनाउंस करें, आप फौरन वापस जाइए और हम्म, अपना वो अम्बेसडर बनने की तजवीज आप बिल्कुल उनके सामने रख दीजिए। जी, यहां तक तैयारी हो चुकी थी यहाँ पे। जी, 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 त्यागी साहब वापस अमेरिका का रूल आने वाला था, हाँ, और त्यागी जी जाके अपने एम्बेसडरशिप रिज्यूम करने वाले थे। जी, ये तो मैं जानता हूँ। जी, 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 दयाकार, एक दयाकार हिंदुस्तान के फॉरेन सर्विस का आदमी, वो हम्म, अमान में उस वक्त पोस्टेड था। जी, 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 उससे जी, अभी पूछ लीजिए, वो आपको सब बता देगा। यकीनी तौर पर बहुत ही अजीब सी सूरत हाल। बहुत मुश्किल होती है कि जब हम दूसरों की नजरों से देखने लगे। और आपका वो पॉइंट अपनी जगह बहुत ही वैलिड, बहुत ही मजबूत है कि भारत एक इंपॉर्टेंट बड़ा मुल्क है पूरे इस इलाके में। इसे दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहिए। जब दूसरों की आंखों से देखोगे तो दूसरों का नैरेटिव हमारी पब्लिक पे भी होगा, हमारे अफसरान पे भी होगा, हमारे विदेश मंत्रालय पे भी होगा। तो उस तरह से फैसले होंगे तो फिर उन्हीं की पसंद के फैसले होंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक। अच्छा, आखिर में मेरे पास 2-3 मिनट रह गए। अब आखिर में समराइज करने के लिए अब क्या लगता है? आप हालांकि कह चुके हैं अब जंग नहीं होगी, लेकिन अब ईरान, अमेरिका, इस फ्रंट पर वेस्ट एशिया में क्या हो सकता है? क्या इम्कान आगे आगे लग रहे हैं? दो दो एक मिनट मेरे पास देखिए, ये इस वक्त जो परेशानी सबसे ज्यादा है वो है तेल अवीव और जेरूसलम में इजरायली स्टेट को। वो चाह रही थी कि भाई चलते चलते ये भी अगर निपटा दें हमारे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना रोल बदल दिया है। अब वो वेस्टर्न अलायंस के लीडर नहीं हैं, हम्म, अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में लग गए हैं। वो सिर्फ अमेरिका के लीडर हैं, हम्म, और इस बदलते रोल में उनसे फायदा ले लो, ये इजराइल के नेतन्याहू साहब कह रहे हैं। हम्म, इनके ऊपर कितना असर इजराइल लॉबी का रहेगा ट्रंप साहब के ऊपर, अब ये यहाँ सोचा जा रहा है कि अगर इन्होंने अभी ना किया हम्म, तो इनके पास, देखिए, ईरान की दो रुखी है।
ईरान के अंदर इक्तिसादी हालात बहुत बुरे हैं, ईरान के अंदर महंगाई बहुत है, ईरान के लोग जो हैं वो इस बात से वो नाराज इस बात से हैं कि हमारे दस्तरख्वान वैसे नहीं हैं जैसे कि उन्हें होना चाहिए, इस बात से उन्हें नाखुशी है। उस बीच में तो लेकिन जरूरत ये भी है कि मिलिटरीली कमजोर ना हो, तो काफी जो एक्सपेंडिचर जाना चाहिए था इक्तिसादियात के ऊपर। और उसके साथ साथ एक चीज मैं भूल गया हूं, अब की बड़ी भयानक गर्मी पड़ी है ईरान में, बहुत पानी की किल्लत, गर्मी बेपनाह, और उसके बाद उसका जो असर पड़ता है, अनाज अनाज और गल्ला कितना कम हो, ये सब चीजें, और साथ साथ सैंक्शन पे सैंक्शन। तो लेकिन दो चीजें, एक तरफ इक्तिसादी कमजोरी, और लेकिन सारा डायरेक्ट कर दिया है उन्होंने, ये भी मैं नहीं मानता हूं, लेकिन काफी डाइवर्ट कर दिया गया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। इस वक्त ईरान मिलिटरीली बहुत मजबूत है, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है इसराइल को और नेतन्याहू साहब को। इसीलिए कहीं ये ऐसा उन्होंने कह दिया है साहब कि हम न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएंगे, तो ये न्यूक्लियर के बहाने अब उनके उन असलहों पे अटैक कर रहे हैं जो कि जिन्होंने कि इनको अभी नुकसान पहुंचाया था। अभी हाल में क्या हुआ, एक ड्रोन इनके अमेरिका का जो सबसे बड़ा वो था एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पे तमाम लेयर्स ऑफ डिफेंस तोड़ के वहां पहुंच गया, उसने तमाम तस्वीरें ली, और जब तस्वीरें वो ले चुका और लेके वापस भेज दी तो उसको गिरा लिया गया। तो ठीक है, अब नकवी साहब उसकी हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये चाहत के सामने वाला जो हमसे लड़ने वाला है वो हथियार फेंक दे और फिर हमसे लड़ाई करे, तकरीबन ऐसी हालत इजराइल की है, और ईरान ऐसा करने वाला नहीं है, उसने कई बार कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।